गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 21वां अध्याय, जिसका नाम है कपड़े की कहानी। प्यारे बच्चों, इस पाठ के पिछले भाग यानी भाग संख्या 1 में हमने यह तो जान लिया था कि वस्त्र कैसे कैसे, और हमने चर्चा की थी प्राचीन काल में जो आदि मानव है उसके वस्त्रों के बारे में, कैसे उसने धीरे धीरे समय के साथ वस्त्र निर्माण की जो प्रक्रिया है, वस्त्र को रंगाई की जो प्रक्रिया है उसको समझा। और हम आज देख पाते हैं अनेक प्रकार के वस्त्रों को। बच्चों, साथ ही साथ हमने यह भी जाना था कि जो अलग अलग मौसम है उनमें अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं। जैसे हमने ये समझ बनाई थी कि सर्दी में हम ऊनी वस्त्र पहनेंगे, गर्मियों में हमने सूती वस्त्र धारण किए, तथा बारिश के जो मौसम के वस्त्र हैं वो अलग ही प्रकार के हैं। तो बच्चों, हमें यह तो पता चला कि जो वस्त्र हैं उनके अलग अलग प्रकार होते हैं, परंतु इनका निर्माण कैसे होता है, इनकी पूरी प्रक्रिया को हम आज की इस कक्षा में समझेंगे। तो चलो बच्चों, जानकारी प्राप्त करते हैं वस्त्रों के प्रकार के बारे में। यानी वस्त्र कौन कौन से प्रकार के होंगे इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, परंतु इन अलग अलग प्रकार के वस्त्रों के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको आज की कक्षा में हम समझेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, हमारे वस्त्र अलग अलग तरह के कपड़ों से बने होते हैं। जैसे कपड़े सूती, ऊनी, रेशमी कई तरह के होते हैं, जिसके कारण इनसे बनने वाले जो कपड़े होंगे वो भी अलग अलग प्रकार के होंगे। जैसा बच्चों हम यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं, ये है सूती कपड़े से निर्मित सूती वस्त्र, जिनका उपयोग हम किस मौसम में करते हैं? गर्मी के मौसम में। उसी प्रकार बच्चों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ऊन से निर्मित वस्त्रों को, जिनका उपयोग हम करते हैं सर्दी की हमारी ऋतु में, क्योंकि ये हमें ठंड से बचाते हैं। उसी प्रकार बच्चों यहाँ पर इमेज में हम देख पा रहे हैं ये है रेशमी वस्त्र, जिनका उपयोग रेशम के धागे से किया जाता है। तो बच्चों हम ये समझ पा रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के धागे या अलग अलग प्रकार के कपड़ों से अलग अलग प्रकार के मौसम में पहनने योग्य वस्त्र बनाए जाते हैं। तो बच्चों इसी श्रृंखला में अब हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे इन अलग अलग प्रकार के कपड़ों के बारे में। यानी हम समझेंगे सूती वस्त्रों का निर्माण कैसे होता है, ऊनी वस्त्रों का निर्माण कैसे होता है, रेशमी वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं, इनको बनाने के लिए जो रेशम है वो कहाँ से मिलता है, इन सब के बारे में हम विस्तार से समझ बनाते हैं। तो चलो बच्चों, इस श्रृंखला में सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं सूती वस्त्र के बारे में। देखो बच्चों, सूती कपड़ा कपास से बने धागों से बुना जाता है। तो बच्चों हम ये समझ पा रहे हैं कि जो कपास से बने धागे होंगे उनका उपयोग करके बनाए जाते हैं ये सूती वस्त्र। अब बच्चों हमने ये तो जान लिया कि कपास से धागा बना और धागे से सूती कपड़ा बना और उससे बना लिए हमने सूती वस्त्र, परंतु क्या ये इतना आसान है? क्या ये इतनी सी ही प्रक्रिया है? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो चलो आओ देखते हैं अब कपास से कपड़ा बनने की पूरी प्रक्रिया को। प्यारे बच्चों, यहाँ इमेज में हम देख पा रहे हैं, देखो सबसे पहले हमने ये देखा एक कपास का खेत, देखा ना ये कपास का खेत। बच्चों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं पेड़ पे लगी हुई जो कपास है उसको, तो हम समझ पा रहे हैं सबसे पहले क्या होता है, खेत में कपास उगाई जाती है। फिर यहाँ से इस कपास को काट करके या फसल को प्राप्त करके जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं वहां इसको भेजा जाता है, और इस कपास को मशीनों की सहायता से धागे में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसा कि इस इमेज में बच्चों हम देख पा रहे हैं यहाँ बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं और इस कपास से धागा बनाया जाता है। इसके बाद में क्या होता है, तो इसके बाद में देखो बच्चों, हम यहाँ इस इमेज में देख पा रहे हैं जो मशीन है उसके माध्यम से हम देख पा रहे हैं उस कपास से बने धागे से कपड़े का निर्माण हो रहा है। यानी बच्चों हम कह सकते हैं मशीन से कपड़े की बुनाई की जाती है। यहाँ पर हमने देखा कि कपास से बने धागे से कपड़ा बन चुका है। इसके बाद में देखो बच्चों, जो अगली प्रक्रिया होती है उसमें क्या किया जाता है, उसमें किया जाता है कपड़े की रंगाई। जैसा कि ये रंगरेज, यानी रंगरेज होते कौन हैं? ऐसे व्यक्ति जो कपड़ों की रंगाई करते हैं, उन्हें अलग अलग प्रकार के रंगों में रंगते हैं, उन्हें हम रंगरेज कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो बुनाई करके जो कपड़ा बुना गया था उसको अब कपड़े की रंगाई की गई है, यानी उसको अलग अलग रंग प्रदान कर दिए गए। तो हम समझ पा रहे हैं कि कपड़ा बुनने के बाद में उसकी रंगाई का कार्य किया जाता है। अब रंगाई का कार्य हो चुका है, इसके बाद में क्या होना है, अब हमारे पास तैयार हो चुके हैं अलग अलग रंगों के कपड़े। तो सबसे बड़ी बात, अब आम काम आए गए हमारे जो दर्जी साहब हैं वो, और वो क्या करेंगे, कपड़ों की सिलाई। यानी बच्चों रंगाई के बाद में कपड़ों की सिलाई की जाती है
और जैसे ही कपड़े सिल कर के तैयार होते हैं तो उन्हें कपड़ों की दुकान पर हम देख पाते हैं और वहाँ से हम इन्हें खरीदते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पर पूरी कपास के खेत से लेकर के यानी कपास उत्पन्न होने से लेकर के जहाँ पर हमने ये देखा कि कपड़े की दुकानों पर जो वस्त्र पहुँचे उनकी पूरी प्रक्रिया को हमने चित्रों के माध्यम से समझ लिया है। तो चलो बच्चों एक इस पर आधारित जो प्यारी सी एक्टिविटी है वो हम करके देखते हैं। इस एक्टिविटी के माध्यम से यानी इस क्रियाविधि के माध्यम से बच्चों हम यह समझ पाएंगे कि कैसे जो धागा है वो रेशे से मिलकर के बनता है और उससे कपड़े का निर्माण किया जाता है। क्योंकि बच्चों जब हम वस्त्रों को देखते हैं तो हमें इतनी जल्दी उसमें इतना ऐसा पता थोड़ी चलता है इसमें इतने सारे धागे होते हैं, नहीं दिखता ना, वो तो हमें पेपर की तरह दिखते हैं बिल्कुल प्लेन से। परंतु बच्चों यह जो वस्त्र होते हैं वो धागों से ही बनते हैं। इसको समझने के लिए हम एक प्यारा सा प्रयोग करते हैं, यानी करके देखिए। बच्चों करके देखिए में हमें क्या करना है, अपने घर या आसपास से एक फटा हुआ मोटा सूती कपड़ा लीजिए। हमें क्या करना है, सबसे पहले एक फटा हुआ सूती कपड़ा लेना है और बच्चों इसके किसी एक किनार से धागा खींच करके अलग कीजिए। यानी उस फटे हुए कपड़े से हमने धागे को अलग निकाल लिया। अब उसके बाद में इस तरह से निकले धागे के दोनों सिरों को पकड़िए, यानी जो धागे के दोनों मुंह हैं उनको हम पकड़ेंगे। चलो हमने उनको पकड़ भी लिया। अब इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में देखिए एक हाथ को स्थिर रखकर दूसरे हाथ से धागे को घुमाइए। यानी बच्चों हम साधारण भाषा में कहें तो हम एक हाथ में धागे को स्थिर रखेंगे, जैसे इस पेन को रखा मैंने, और फिर दूसरे हाथ से उस धागे को मैं घुमाऊंगा। अब इसके बाद में अगली प्रक्रिया क्या करनी है, फिर धागे को ढीला कीजिए और खींचिए। यानी कि जब हमने उसमें थोड़े बल डाले धागे में, फिर उसको ढीला छोड़ेंगे और फिर खींचेंगे। इसके बाद में ऐसा तब तक करते रहिए, तब तक कीजिए आप जब तक आपको इसमें धागे के तार अलग अलग दिखने लगे। यानी बच्चों एक समय ऐसा आएगा कि जब हम धागे को ढीला छोड़ के खींचेंगे, बल देंगे, फिर ढीला छोड़ेंगे, खींचेंगे, बल देंगे, तो एक समय ऐसा आएगा उस धागे में से हमें अलग अलग तार दिखना शुरू हो जाएंगे। बच्चों इनमें से धागे के एक तार को अलग कीजिए, ये धागे के रेशे हैं। तो बच्चों अब हम ये समझ पा रहे हैं कि रेशों से मिलकर के ही धागे का निर्माण किया जाता है। तो हम ये समझ पा रहे हैं कपास से बनाए गए थे रेशे, रेशों से बनाया गया धागा और धागे को बुनाई के द्वारा रूप दिया गया कपड़े का। अब बच्चों इसके बाद में देखिए इन रेशों की कताई से ही धागा बनता है, धागे को बुनकर कपड़ा बनाया जाता है। तो बच्चों अब आप समझ चुके होंगे कि कपास के खेत से प्राप्त कपास को पहले या उसके कपास से हमें क्या प्राप्त किया जाता है, कपास से हम रेशे प्राप्त करते हैं और इन रेशों से बनता है धागा और धागे की बुनाई करके कपड़ा बनाया जाता है। तो बच्चों हमने ये तो देख लिया कि जो रेशे हैं वो कपास से बनाए गए, क्या हम इन्हें और स्पष्ट रूप से देख सकते हैं? तो बच्चों आगे की प्रक्रिया देखिए, आप आवर्धक लेंस से अपने कपड़ों को देखिए। यानी अब क्या करना है, आपको जो आवर्धक लेंस है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को बड़ा करके देखते हैं, देखा होगा ना आपने ऐसा आवर्धक लेंस, आपकी स्कूल की जो प्रयोगशालाएं हैं उनमें बड़ी आसानी से मिल जाता है। उसकी सहायता से आप अपने कपड़े को देखिए। जैसा कि इस इमेज में बच्चों हम देख पा रहे हैं, जब हम आवर्धक लेंस की सहायता से हमारे कपड़ों को देखते हैं बच्चों, तो आप देख पा रहे होंगे इसमें हमें अनेक सारे धागों की संरचना दिखती है, जैसा कि हमें यहाँ पर दिख रही है ना सभी को। तो बच्चों इससे हम क्या समझ पा रहे हैं कि हमारे जो कपड़े हैं वो छोटे छोटे रेशों से मिलकर बनने वाले धागे से बनते हैं। आगे देखिए इसी प्रयोग में आगे हमें यह पता चलता है कि इनमें धागे आड़े व खड़े दिखाई देंगे, यही धागे का ताना बाना है। यानी बुनाई का कार्य ऐसे ही किया जाता है जिसमें धागे आड़े होंगे और खड़े होंगे, इसके द्वारा बुनाई की जाती है। ऐसा ही ताना बाना आप कुर्सी व खाट में निवार की बुनाई में भी देख सकते हैं। कपड़ों को हम हमारी आवश्यकता अनुसार सिलाई करवाकर पहनते हैं। तो बच्चों हम ये समझ पा रहे हैं कि जो बुनाई का कार्य है उसके द्वारा कपड़े को कपड़े का रूप दिया जाता है। यानी रेशे से बने हुए धागे को कपड़ा बनाया गया और फिर इस बने हुए कपड़े को हम हमारी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग वस्त्रों में परिवर्तित करते हैं सिलाई के माध्यम से। तो बच्चों इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से हमने यह सीखा कि कैसे कपास से रेशे प्राप्त किए जाएंगे
और रेशे से धागे बनाया जाएगा और धागे से फिर हम बनाएंगे कपड़ा और कपड़े की सिलाई करके हम वस्त्रों का निर्माण करते हैं। तो बच्चों प्राप्त ज्ञान का उपयोग करते हैं और कुछ आसान से प्रश्नों को हल करने की अब कोशिश करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए और लिखिए। बच्चों देखिए और लिखिए में पहला प्रश्न है, रेशे या धागे दोनों में से कौन सा मजबूत है? बच्चों हमने ये जाना था कि जैसे रेशा बना फिर रेशों से मिलकर के कई सारे रेशों से मिलकर के धागा बनता है। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि रेशे और धागे में से मजबूत कौन होगा? रेशा होगा या धागा होगा? धागा होगा ना, क्योंकि रेशे से कई सारे रेशों से मिलकर के धागा बनता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं रेशे या धागे में से धागा मजबूत होगा। जैसा कि हम इस इमेज में देख पा रहे हैं बच्चों, ये है रेशा और इस रेशे से बनने वाले धागे को हम देख पा रहे हैं। तो हम समझ पा रहे हैं ना, मजबूत तो कौन होगा? धागा ही होगा ना। तो चलो अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। सोचिए और लिखिए में हमारा पहला प्रश्न है, आप कौन कौन से वस्त्र सिलवा कर पहनते हैं? यानी ऐसे वस्त्रों के नाम बताइए जिन्हें आप सिलाई करवा करके पहनते हैं। तो ये तो काफ़ी सारे हैं, हम किन्हीं भी वस्त्रों के नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कमीज, पैंट, कोट, सलवार सूट, फ्रॉक, पायजामा, कुर्ता आदि वो वस्त्र हैं जिन्हें हम सिलवा करके पहनते हैं। इसके बाद में जो हमारा अगला प्रश्न है वो देखिए, धोती बिना सिले ही पहनी जाती है। देखी होगी ना आपने, बाबा जी की धोती, दादाजी की धोती। बच्चों ये जो धोती होती है उसे बिना सिले ही पहना जाता है, इसकी किसी प्रकार की कोई सिलाई नहीं की जाती है क्या? नहीं की जाती ना। तो ऐसे ही बिना सिले पहने जाने वाले वस्त्रों की सूची बनाइए। तो बच्चों हम इस सूची में उन वस्त्रों के नाम लिखेंगे जिन्हें पहनने के लिए हमें किसी प्रकार की सिलाई नहीं करवानी पड़ती। तो हम आसानी से कह सकते हैं साड़ी हो, पगड़ी हो, या फिर गमछा हो, लुंगी हो, ओढ़नी हो, शॉल हो, ये वो वस्त्र हैं जिन्हें बिना सिले हुए ही पहना जाता है। तो यहाँ पर बच्चों हमने उन वस्त्रों को जाना जिनकी सिलाई आवश्यक नहीं होती। तो हम ये समझ पा रहे हैं कुछ वस्त्रों को सिला करके पहना जाता है और कुछ वस्त्रों की सिलाई की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम सीधा भी पहन सकते हैं, जैसे धोती, साड़ी, पगड़ी, गमछा, लुंगी, ओढ़नी और शॉल। तो चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, खेत में कपास उगने से लेकर आपके वस्त्र बनने तक कौन कौन से व्यवसाय होते हैं? मतलब बच्चों इस प्रश्न में हमें यह बताना है कि खेत में कपास उगा और उससे वस्त्र बन चुके हैं आप जो पहनते हैं वो, इस बीच में कौन कौन सी प्रक्रिया होती है जिन्हें हमने चित्रों के माध्यम से समझा था, उन्हें हमें यहाँ इस प्रश्न में बताना है। तो हम कह सकते हैं कि खेत में कपास उगने से लेकर वस्त्र बनने तक अनेक व्यवसाय होते हैं। जैसे सबसे पहले खेती की जाएगी यानी कृषि व्यवसाय होगा। इसके बाद में बच्चों जो कपास के डोडे होते हैं, यानी कपास के ऊपर कपास की फसल पे जो फूल आते हैं जिनमें कपास होता है, उन्हें कहा जाता है कपास के डोडे। तो जो कपास के डोडे हैं उनको चुना जाता है और उनसे कपास को साफ किया जाता है। तो यह भी वो व्यवसाय है जिसमें कपास को चुनना और कपास को साफ किया जाता है। बच्चों उसके बाद में पिंजाई का व्यवसाय होता है। कपास को अच्छी प्रकार से पींजा जाता है जिसके कारण उसके जो रेशे हैं वो अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ बच्चों देखिए सूत कताई का व्यवसाय किया जाता है, बुनकरों को व्यवसाय मिलता है, रंगाई छपाई का व्यवसाय होता है और अंत में वस्त्र निर्माण व्यवसाय यानी सिलाई का कार्य किया जाता है। तो बच्चों ये वो सारे व्यवसाय हैं जो खेत में कपास उगने से लेकर के हमारे जो वस्त्र तैयार होते हैं उसके मध्य में किए जाते हैं। तो देखा बच्चों आपने, आज की इस कक्षा में वस्त्रों के प्रकार में हमने यह जाना कि सूती वस्त्र का निर्माण होता कैसे है, इसके मध्य में कौन कौन से व्यवसाय किए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।